वाह, कितना खुला खुला बारिश का मौसम हो रहा है। ऐसे में अगर पालक के पकौड़े खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तो देर किस बात की, गांव से मेरी बहन विमला जो बोरियां भरकर खेत से जो पालक लाई है, उनसे पालक के पकौड़े बनवा दो। सास अपनी बहू रश्मि को आवाज देती है, रश्मि बहू, ओ रश्मि बहू। जी माँ जी, बस चाय गैस पर चढ़ा रखी, अभी ला रही हूँ। अरे ओ शताब्दी एक्सप्रेस, जरा पूरी बात तो सुनती जा। चाय के साथ तेरी बुआ सास जो गांव से बोरी भरकर पालक लाई थी ना, उसके पकौड़े बना ले। बारिश का मौसम है, बढ़िया मजा आ जाएगा। रश्मि उस वक्त तो मुंडी हिलाकर चली जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो किलस रही थी। पकौड़े नहीं हो गए, जी का जंजाल हो गए। जब देखो इन्हें तो बस पकौड़े ही चाहिए। ऊपर से बुआ जी हैं जो हर महीने ये पालक भिजवा देती हैं। इतना पालक का चारा तो उनकी गाय नहीं खाती होगी जितना हम खा गए। रश्मि जल्दी से पालक के पकौड़े बनाकर तैयार कर लेती है। अरे भाभी, कहाँ रह गई? जल्दी जल्दी लाओ पालक के पकौड़े। रश्मि पकौड़े से भरा थाल लेकर बाहर आती है, जिसे खाने के बाद सच कहूँ बहू तो ये कम मिर्च वाले पकौड़े ना मेरे हलक से ही नहीं उतर रहे। ऐसा कर, तू मेरे लिए थोड़ा तेज मसाले वाले बना कर ले आ। और माँ, मेरे लिए तो वो लंबे वाले पकौड़े। एक चमाट मारूंगी, जब से फ्रेंच फ्राइज खाना शुरू किया तब से इसे पकौड़े भी लंबे चाहिए। अब इसका इतना मन है तो बना दो ना रश्मि। हाँ, अब तो जैसे यही काम रह गया है, लंबे छोटे काले नीले पीले पकौड़े बनाने का। बड़बड़ाती हुई रश्मि रसोई में जाती है और पालक के लंबे पकौड़े अपनी बेटी के लिए और सास के लिए तेज मिर्च डालकर पकौड़े बना लाती है। फिर सभी पकौड़े खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन सबके लिए पकौड़े बनाते बनाते उसके लिए तो पकौड़े बचे ही नहीं थे। तभी रश्मि सोचती है, सुबह बनाया हुआ नाश्ता भी तो बेकार हो जाएगा, उसको कौन खाएगा, मुझे ही निकलना होगा। अगले दिन फिर से जोरों की बारिश होने लगती है। तभी रश्मि अपने पति से कहती है, अनिकेत, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना? मौसम तो अच्छा हो रहा है, अगर ऐसे मौसम में पालक के पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अरे मैंने कल ही तो पकौड़े बनाए थे अनिकेत। तो कहीं लिखा हुआ है क्या बहू कि कल पकौड़े बनाने पर आज पकौड़े नहीं बन सकते? तुझे तो बस नाश्ता बनाने से मतलब है। अब नाश्ते में पकौड़े हो या कुछ और। नाश्ता बनाने के बाद आप लोग पकौड़े के लिए बोलते हो, फिर वो नाश्ता मुझे ही खत्म करना पड़ता है। तो अब से नाश्ता बनाने से पहले हमसे पूछ लिया कर। अब तो पालक के पकौड़े बना दे। सास के कहने पर रश्मि सभी के लिए पालक के पकौड़े बनाती है और बारिश के मौसम में फिर से सभी पालक के पकौड़े खाकर मजे लेते हैं। रश्मि के ससुराल वालों का पकौड़ों से मन ही नहीं भरता है। अब तो हर वक्त उसके ससुराल वालों को पालक के पकौड़े खाने की सूझती रहती है। फिर एक दिन रश्मि की सास की ननद पालक लेकर उसके घर आती है। फिर सास आवाज लगाती हुई अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तुम्हारी बुआ सास आई है, पालक के पकौड़े तल दो। सुबह से पकौड़े तल तल कर अभी तक कमर सीधी नहीं हुई। फिर से पकौड़े का बुलावा आ गया। अभी तो सुबह ही सभी ने पकौड़े खाए, अब फिर से पकौड़े बनाओ। रश्मि रसोई में पकौड़े बनाकर बस अपने कमरे में गई ही थी, लेकिन उसे फिर से पकौड़े बनाने का ऑर्डर आ जाता है। पकौड़े बनाने से परेशान होकर रश्मि अपनी बहन को फोन मिलाती है और अपना दुख हल्का करती है। तुझे क्या बताऊं मैं अपना हाल बहन, मेरे ससुराल वालों ने तो खून पीकर रखा है। अगर मौसम अच्छा है तो पकौड़े बनवा लेते हैं ये लोग मुझसे, मौसम अगर खराब है तब तो पकौड़े बनाने ही होते हैं। और तो और अगर कुछ खाने का मन नहीं है तो भी पकौड़े बना दे, पर इनका पकौड़े खाने का मन हो जाए जो कि हर वक्त बना ही रहता है, तो फिर पालक के पकौड़े बना दो। सच कहूँ तो मैं तो खुद पकौड़े बना बनाकर पकौड़े जैसी हो गई हूँ। तभी उसकी बहन हंसती हुई कहती है, तू ना सच में पागल है, तुझे क्यों ही बनाना है 10 तरीके का खाना? अगर सब पकौड़े मांग रहे हैं तो सबके लिए पकौड़े बना, इससे अच्छी बात क्या है? मेरी मान तो एक काम किया कर, सुबह ही पूरे दिन का एक साथ बेसन घोल कर रख लिया कर और पालक काट कर फ्रिज में रख दिया कर, जब भी कोई पकौड़े मांगे बना कर दे दिया कर। अब रश्मि इसी तरह पकौड़े की पहले से ही सारी तैयारियां करके रखनी शुरू कर देती है और अब जब भी कोई पकौड़े मांगता उसे बना कर देती। ऐसे ही एक रात जब सब सो रहे होते हैं, अचानक 3 बजे अनिकेत को भूख लगती है और वो रश्मि को पकौड़े बनाने के लिए कहता है। क्या रात के 3 बजे अनिकेत? इस टाइम पकौड़े कौन खाता है? अब मुझे फिर से सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। रात को 3 बजे उठकर रश्मि रसोई में पालक के पकौड़े बनाती है। बस 2 पकौड़े और रश्मि, कितना अच्छा होता ना रश्मि, अगर तुम्हारे पकौड़ों को भी मैं पैक करके रख सकता, तुम्हारे उठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर ये सुनते ही रश्मि के दिमाग में एक आइडिया आता है, पकौड़े पैक नहीं हो सकते पर डीप फ्राई तो हो सकते हैं। अब रश्मि बहुत सारा बैटर तैयार करके और पालक काट कर बहुत सारे पकौड़ों को डीप फ्राई करके तैयार कर लेती है। अब ये पकौड़े हो गए डीप फ्राई। जब भी कोई पकौड़े मांगेगा बस 2 मिनट में तेल में डीप फ्राई करूंगी और बना कर दे दूंगी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और रश्मि की हालत पकौड़े तल तल कर ऐसी हो गई थी, उसके सपने में भी पकौड़े दिखने लगे थे। 20 के 10 लूटो लूटो गर्मा गर्म बीबी के पकौड़े।
रश्मि की आवाज सुनकर अनिकेत उठ जाता है और रश्मि को जगाता हुआ कहता है, रश्मि उठो, रश्मि उठो, ये तुम रेडी पर किसको पकौड़े बेच रही हो? तभी रश्मि की आंख खुलती है और अनिकेत को वो अपना सपना बताती है। सपने में मैंने देखा पापा जी मेरे लिए पकौड़े बेचने के लिए ठेला लेकर आए हैं। मैं ठेले पर खड़ी होकर पकौड़े बेच रही थी। तभी अनिकेत जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन वो रश्मि की मानसिक स्थिति को समझ नहीं रहा था। ऐसे 10 दिन बीत जाते हैं और एक दिन रश्मि इन पकौड़े बनाने से परेशान होकर खुद से कहती है, कैसे लोग हैं ये? मुझे तो लगा था डीप फ्राई पकौड़े खा खा कर इनका पेट खराब हो जाएगा, फिर ये परेशान होकर मुझे पकौड़े बनाने से मना कर देंगे, पर ये लोग तो पकौड़े छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहे। ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग, इनको अब हफ्ते भर के पकौड़े खिलाने पड़ेंगे। ऐसे 1 हफ्ते बाद बाहर से रश्मि का ससुर उसे आवाज मारकर कहता है, तुमने हम सबके लिए बड़ी मेहनत की है बहू। दिन भर गैस पर खड़े होकर पकौड़े तले हैं। कम से कम दिन में 10-10 बार पकौड़े तलकर तुमने हमें रोज पालक के पकौड़े खिलाए हैं। इस बात पर बाहर जाकर देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ससुर की बात सुनकर रश्मि अंदर ही अंदर खुश होती है। लगता है पापा जी मेरे लिए नई स्कूटी लेकर आए हैं। रश्मि जल्दी से भागते हुए बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक बड़ा सा फ्रिज रखा हुआ है, जिसे देखकर उसका फूल सा मुंह मुरझा जाता है। फिर अनिकेत कहता है, कैसा लगा रश्मि तुम्हारा तोहफा? लटके हुए मुंह से रश्मि कहती है, ये तो फ्रिज है, लेकिन इस फ्रिज का मैं क्या ही करूंगी, घर में तो पहले से ही फ्रिज रखा हुआ है। तभी सास हंसती हुई कहती है, हाँ बहू है, पर तू जो आजकल हमें डीप फ्राई करके पालक के पकौड़े खिला रही है, उनका स्वाद तो और भी ज्यादा बढ़िया आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है जितना ज्यादा बैटर पुराना होगा, स्वाद उतना ही और ज्यादा अच्छा होगा, ताकि तू बैटर ज्यादा स्टॉक करके रख सके। इसीलिए तेरे पापा जी तेरे लिए बड़ा फ्रिज लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो पकौड़े बनाने में। क्या? सास की बात सुनकर रश्मि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी सदमे में पहुंच गई हो। अब तो रश्मि का पलटा हुआ पासा उल्टा उसी पर पलट जाता है। उसके ससुराल वालों को डीप फ्राई पालक के पकौड़े कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाते हैं, जिससे उसे अब कई सारे डीप फ्राई के पालक के पकौड़े बनाकर रखने पड़ते। कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है, और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहाँ आती है। कविता, ये क्या तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बनाकर ले आ, और हाँ इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया, आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी 2 भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात ये है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या, तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी ये तो आप लोगों का झूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे झूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं, ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया?
वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है। आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारी कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है, बहुत भूख लगी है। ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर? इससे तो बेहतर होगा तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता उस बूढ़े बाबा के घर पर रहकर उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन एक रोज बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए अब उनकी जगह कविता उनके पकौड़ों का ठेला संभालने लगी। अब कविता उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई। गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए अब उसके पास लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आइए गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और मिर्च के पकौड़े खाइए। तभी मौसम सुहाना हो जाता है और इस सुहाने मौसम में भला कौन इतनी वैरायटी के पकौड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे ओ पकौड़े वाली, बनाना तो 20 रुपए के प्याज के पकौड़े और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े हैं। इस तरह उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकौड़े एक बार खाता वो बार बार जरूर खाता। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं एक नया पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर अपना ठेला वहाँ लगाती है, लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया, इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने एक तरफ जहां कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का, और इस पॉपकॉर्न के तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे, तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे, ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई?
इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनीता, अनीता कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता का है, उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं? दो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है, हैं? सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है।